चुनावी माहौल हो और नेताओं के भाषण में ब्लैक मनी का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी काले धन पर लगाम लगाने और वापस लाने के लिए देश में नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाया गया था। फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार की बुक अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी इन इंडिया के अनुसार इंडिया की ब्लैक मनी इकोनॉमी की कुल वैल्यू कंट्री की जीडीपी की 62% के बराबर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते कुछ सालों में काले धन का मुद्दा भारतीय राजनीति में छाया हुआ है। इसकी मात्रा और वापसी को लेकर दावों और इन दावों पर सवाल उठाने का दौर लगातार जारी है। आखिर क्या होता है ये ब्लैक मनी, देश की इकोनॉमी पर ये कैसे असर डालता है और नोटबंदी जैसे कदम इसे रोकने में कितने कामयाब रहे। आज की वीडियो में हम इन सब पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज हम बातें कर रहे हैं ब्लैक मनी की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अनुसार ब्लैक मनी वो अमाउंट है जिस पर टैक्स तो बनती है लेकिन उसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। इकोनॉमिक्स में ब्लैक मनी की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग इसे पैरेलल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं तो कुछ इसे ब्लैक इनकम, इलीगल इकोनॉमी जैसे नामों से ही पुकारते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ब्लैक मनी वो इनकम है जिसे टैक्स अथॉरिटी से छुपाने की कोशिश की जाती है। ब्लैक मनी को दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, गैर कानूनी एक्टिविटीज से, दूसरी कानूनी लेकिन अनरिपोर्टेड एक्टिविटीज से। दोनों कैटेगरी में से पहली कैटेगरी ज्यादा क्लियर है क्योंकि जो पैसा गैर कानूनी तरीकों से कमाया जाता है वो जनरली टैक्स अथॉरिटी से छुपा होता है और इसलिए उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी में उस इनकम को इंक्लूड किया जाता है जो कमाई तो कानूनी तरीके से की जाती है लेकिन उसके बारे में टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं किया जाता है। मान लीजिए अगर एक प्रॉपर्टी को बेचा जाता है और उसका 50% चेक के जरिए से पेमेंट होता है और बाकी 50% पेमेंट कैश से। ऐसी कंडीशन में अगर ये पैसे पाने वाला इंसान टैक्स डिपार्टमेंट को सिर्फ 50% चेक की ही जानकारी देता है और बाकी 50% कैप्स को छुपा लेता है तो ये दूसरी कैटेगरी से मिले ब्लैक मनी कहलाएगा। ब्लैक मनी की प्रॉब्लम बाकी दिक्कतों से बहुत ही अलग है क्योंकि जब हम बाकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे पॉवर्टी, इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करते हैं तो हमारा ध्यान गरीब और अनएम्प्लॉयड लोगों के ऊपर जाता है। वही अगर हम काले धन की प्रॉब्लम्स पर बात करें तो एक खासियत दिखती है कि इसमें ब्लैक मनी को रखने वाला इंसान या ग्रुप बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होता बल्कि इसका इफेक्ट इससे वंचित रह गए लोगों और सरकार पर पड़ता है। अब हम जानते हैं इंडिया ब्लैक मनी गेम के बारे में। इंडिया में ब्लैक मनी की शुरुआत 1960 के दशक से हुई। उस टाइम इसका मेन रीजन इनकम कॉर्पोरेट टैक्स की उच्च दर को बताया गया था। टैक्स की उच्च दरों का नतीजा ये हुआ कि आम लोग और कमर्शियल कम्युनिटी काफी बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने लगे। ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी को मापने का कोई सटीक पैमाना या तरीका नहीं है। ज्यादातर तरीके पुराने हैं और उनमें कई तरह की खामियां हैं। NIPFP के एक स्टडी के मुताबिक देश में 83-84 में 32,000 से 37,000 करोड़ रुपए का काला धन था। वहीं साल 2010 में अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने अनुमान लगा दी कि 48 से 2008 तक कंट्री के 462 अरब डॉलर की रकम बाहर गई है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि काले धन के रूप में भारत ने 2001 से 10 के दौरान 120 बिलियन अमेरिकन डॉलर खो दिए। अकेले 2010 में 1.6 अरब डॉलर की अवैध राशि देश के बाहर गई है। रिपोर्ट में भारत को 8वां सबसे बड़ा ऐसा देश बताया गया है जहां से सबसे ज्यादा इलीगल पैसा बाहर गया। इस मामले में भारत का स्थान चीन, मेक्सिको, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, रूस, रशिया, फिलीपीन तथा नाइजीरिया के बाद आता है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 2001 से 2010 का साल 2010 में विकासशील और उभरती इकोनॉमी से 858 अरब डॉलर की ब्लैक मनी बाहर गई है जबकि 2008 में जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी ये राशि 871.3 अरब डॉलर की थी। काले धन का सबसे बड़ा कारण रिश्वत और हाई टैक्सेस को माना जाता है। रिश्वत लेना, टैक्स बचाना, पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट्स और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन द्वारा ऐसी करेंसी में लेन देन करना जिसे सरकार की नजरों से छिपा दिया गया हो, जैसे चीजें देश में काले धन को बढ़ावा देती है। चुनावी अभियान की भी काले धन को बढ़ावा में अहम भूमिका होती है। संसद या विधानसभा चुनाव या लोकल लेवल पर किसी तरह के चुनाव में चलाए गए अभियान की वजह से करोड़ों की काली कमाई होती है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने 3,166 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश
शराब, ड्रग्स और ज्वेलरी जब्त की थी। अब हम बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन ब्लैक मनी। आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ये घोषणा करके सभी को चौंका दिया था। डिमोनेटाइजेशन के फैसले के पीछे ये तर्क दिया गया था कि इससे भ्रष्टाचार, काला धन, नकली नोट और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी के फैसले के वक्त सबसे बड़ी बात ये कही गई थी, इसे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। सरकार का मानना था कि ब्लैक मनी कैश में होता है और 500, 1000 के नोट बंद होने से 3-4 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि जिसके पास ब्लैक मनी है वो उन्हें बैंक में जमा कराने से डरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद 2016-17 की सालाना रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी थी कि देश में नोटबंदी से पहले 15.44 लाख करोड़ रुपए के वैल्यू के 500 और 1000 रुपए के नोट चलन में थे। इसमें से 500 और 1000 की नोट के 15.28 लाख करोड़ रुपए 30 जून 2017 तक रिजर्व बैंक के पास वापस जमा कराए जा चुके थे। ये आंकड़ा करीब 99% था। वहीं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और नेपाल सेंट्रल बैंक में रखे कुछ नोट टेक्निकल रीजन की वजह से इस आंकड़े में शामिल नहीं किए गए। आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए के नोट ही वापस नहीं आए, बल्कि बाकी 99.3% पुराने नोट इंडियन बैंक्स में जमा हो गए। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या देश में सिर्फ 0.7% ही काला धन था, जिसके लिए नोटबंदी जैसा बड़ा कदम उठाया गया था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोग नकदी के तौर पर अपने घर या फिर कहीं भी ज़्यादा काला धन नहीं रखते हैं, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल गोल्ड और प्रॉपर्टी खरीदने में किया जाता है। ऐसे में ये मानना कि नोटबंदी से ज़्यादा काला धन वापस आएगा, ये सही नहीं है। लेकिन डिमोनेटाइजेशन से सरकार को काफ़ी जानकारियां मिली और बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां रुक गई। इन जानकारियों का अगर सरकार सही तरीके से इस्तेमाल करे तो फिर उसकी टैक्स से होने वाली कमाई में तो बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही कई कंपनियां जो टैक्स के दायरे में नहीं थी, उनकी भी जानकारी सीधे सीधे सरकार के पास पहुंच गई है। नोटबंदी से पहले कई कंपनियां बिना टैक्स दिए देश में बिजनेस कर रही थी। अब इन कंपनियों ने भी जीएसटी और ईपीएफओ में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन अगर काले धन पर लगाम लगाने और इसे वापस लाने की नज़र से नोटबंदी को देखा जाए तो ये बहुत कामयाब हुआ तो नहीं दिखती है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? ये थी काले धन के ऊपर हमारे आज की वीडियो। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में काले धन पर लगाम लगाना और देश से बाहर गए ब्लैक मनी को वापस लाना मुमकिन होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए